आपका स्वागत है। और इस आयोजन में प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी का होना ही हमारे इस आयोजन की उपलब्धि है। हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय और अपने सहयोगी प्रोफेसर रविकांत और उनके CSTS की तरफ से सर मैं आपका स्वागत करता हूं। इस आयोजन में जो लोग जुड़े हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी का परिचय देने की जरूरत यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं वो शायद किसी को जरूरत नहीं है। फिर भी जो हमारे नए विद्यार्थी हैं और जो आज पहली बार इस आयोजन में जुड़े हैं उनके लिए मैं धर्म संकट की स्थिति में हूँ, कहाँ से शुरू करूँ परिचय। और मैंने पहली बार प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी को कादम्बरी के रूपांतरकार के रूप में जाना था, पढ़ा था, और उनकी एक टिप्पणी मुझे बरबस याद आ रही है आज, जो उन्होंने बाणभट्ट कार और उनके बेटे के बारे में कहा था और फिर अपने बारे में कि जो कुछ इसमें दिव्य है, मधुर है, वह बाणभट्ट और उनके बेटे का है, और जो कुछ कलुष है, लौकिक है, नश्वर है, वह सब मेरा है। लेकिन उस रूपांतर को पढ़ते हुए मुझे लगा था कि ये अगर कलुष, नश्वर और लौकिक इतना प्रिय हो तो फिर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार करके हमारे विभाग की, हमारे आयोजन की गरिमा बढ़ाई है। मित्रों, राधा वल्लभ त्रिपाठी संस्कृत की सारस्वत परंपरा की वे कुछ आखिरी कड़ियों में हैं जो हमें पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की याद दिलाते हैं। गुलेरी जी ने कहा कि भाषा में अपभ्रंश नहीं होता, टूटता नहीं, और जो शिखर हैं सभ्यता के वो अतीत में नहीं भविष्य में होते हैं। राधा वल्लभ त्रिपाठी जी संस्कृत के कुछ चुने हुए लोगों में हैं जो गुलेरी जी की इस मान्यता से सहमति रखते हैं। द्विवेदी जी ने परंपरा और आधुनिकता के बीच एक बहुत सुंदर रूपक दिया, रुका हुआ पैर परंपरा और उठा हुआ पैर आधुनिकता। संस्कृत और हिंदी को जिस तरह से राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने जोड़कर देखा और फिर उसी द्विवेदी जी की उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया कि 1000 साल का हिंदुस्तान समझना हो तो हिंदी के पास, और उससे पहले का हिंदुस्तान समझना हो तो संस्कृत के पास। दोनों में कोई लड़ाई नहीं है, विरोध भाव नहीं है। मैं अभी हाल में सुन रहा था सर को, और यह हमारे लिए परम आश्वस्ति का विषय है, हमारे नए विद्यार्थियों के लिए। राधा वल्लभ त्रिपाठी जी से बेहतर कौन जानता है कि हमारे देश का बहुत कुछ बचाने में और छिपाने में और चुराने में नष्ट हो गया। नई टेक्नोलॉजी का यूट्यूब पर उपस्थित होकर उन्होंने हमारे नए विद्यार्थियों को, हम सबको जिस तरह से इस कठिन समय में भी संस्कृत की परंपरा से और हिंदी के तमाम विषयों से पर अपने व्याख्यान से समृद्ध किया है, यह एक अद्भुत काम है। मैं पुनः बिल्कुल समय का ध्यान रखते हुए एक बार फिर आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उपस्थित श्रोता समुदाय का स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है व्याख्यान के लिए संस्कृत के प्रतिबंधित साहित्य पर। सर के इतिहास में जो समग्र इतिहास लिखा संस्कृत में, उसका जिक्र है उसमें, और हमारे प्रोजेक्ट के लिए जो औपनिवेशिक काल के प्रतिबंधित साहित्य से जुड़ा हुआ है, यह हमारे लिए एक मंगलाचरण का काम करेगा। हम सब जानते हैं कि संस्कृत में असघोष की बहुत सारी रचनाएं नष्ट हो गई, नष्ट कर दी गई। आपको सुनना हमारे लिए आज परम सौभाग्य का विषय है।
बहुत बहुत आभार, स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं आरंभ करूं? जी सर। जी सर जी। आप सभी को नमस्कार। मैं हैदराबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग और विकासशील समाज अध्ययन पीठ CSDS के सभी इस आयोजन से जुड़े हुए अपने बंधुजनों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से रविकांत जी यहाँ सामने मुझे दिख रहे हैं। बहुत समय से संपर्क नहीं हो पाया था और यह एक ऐसा माध्यम है, इसके द्वारा अपने मित्रों से जुड़ने का अवसर हमें मिल जाता है। संस्कृत के प्रतिबंधित साहित्य पर मैं संक्षेप में चर्चा करूंगा। आशुतोष जी ने मेरी कुछ बातें कह दी हैं। संस्कृत में एक तो 19वीं और 20वीं शताब्दियों में अपार साहित्य लिखा गया। जैसा मैं कहता भी आया हूं कि 19वीं और 20वीं शताब्दियों में संस्कृत में जितना साहित्य लिखा गया है उसको एक तरफ रखा जाए और 5000 साल पहले का उसका जो साहित्य है उसको एक तरफ रखा जाए तो कदाचित संख्या की दृष्टि से तो अवश्य ही ये जो पिछली 2 शताब्दियों का साहित्य है वो ज्यादा बैठेगा। बहुत रचनाएं की गई, उनमें से कुछ समकालीन सरोकारों वाली रचनाएं भी थी, कुछ राजनीतिक भी थी, कुछ प्रतिबंधित भी हुई। ऐसी कुछ रचनाओं की मैं चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले जिस किताब का मैं उल्लेख कर रहा हूं वो संस्कृत में लिखी गई किताब नहीं है, वो संस्कृत के बारे में लिखी गई किताब और वो प्रतिबंधित की गई। और बहुत ही बढ़िया रोचक बात यह है कि वेद पर लिखी हुई किताब एक वेद के अच्छे पंडित के द्वारा वो अंग्रेज सरकार ने उसको प्रतिबंधित कर दिया। तो उसके लिए थोड़ा सा जो पंडित थे उनके मैं कहूंगा, क्योंकि मेरी जिस किताब की चर्चा आशुतोष जी ने की है उसमें उनके बारे में जिक्र, वो रचनाकार नहीं है। वे संस्कृत के पत्रिका के बहुत अच्छे संपादक रहे, अमृतलता पत्रिका निकालते रहे और बड़े पंडित और स्वतंत्रता सेनानी भी हमारे समय के रहे हैं, पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर। उनका 1867 में 19 सितंबर के दिन जन्म हुआ था। बहुत ही पारंपरिक वेद पाठियों के ब्राह्मण परिवार में, और जप होम संध्या वंदन आदि उनके घर में होते थे। उसी वातावरण में वे बड़े हुए। संस्कृत व्याकरण उन्होंने पढ़ी, पातंजल महाभाष्य पर बहुत अच्छा अधिकार उनका था, संस्कृत बहुत अच्छी बोलने लग गए थे। चित्रकला में बहुत रुचि थी क्योंकि उनके पिता भी चित्रकार थे। तो उन्होंने बम्बई का जो जे स्कूल ऑफ आर्ट से उसमें प्रवेश लिया और एक चित्रकार के रूप में ख्याति भी अर्जित की। संस्कृत का अध्ययन में उसके साथ अपने आप कितना बढ़िया बच्ची बोल रही है, लगता है कि वही बोलती जाए और मैं बोलना बंद करूं। हाँ, आप सबसे तो अनुरोध है कि अपने आप को म्यूट करके रखें। प्रश्न और उत्तर का सत्र आएगा तब अनम्यूट करें खुद को, माफ कीजिएगा। तो मैं जो लंबा किस्सा है उसको थोड़ा संक्षेप करते हुए, पंडित दामोदर सातवलेकर स्वाध्याय करते रहे, वेद का अध्ययन करते रहे और जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में चित्रकला का अध्ययन करते रहे। चित्रकार के रूप में ख्याति उन्होंने अर्जित की और यहाँ तक कि जैसे ही उन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्राचार्य ने उनसे कहा कि तुम यहाँ प्राध्यापक के रूप में इस तुरंत ही ज्वाइन कर लो। उन्होंने प्राध्यापक के रूप में कार्यभार स्वीकार भी किया, 1-1.5 वर्ष वहां पढ़ाया भी। लेकिन वो एक प्रोफेशनल चित्रकार बनना चाहते थे तो अध्यापन में उनका इतना मन नहीं लगा और एक स्टूडियो अपना खोलना चाहते थे। बम्बई में उनको शायद उसके लिए बहुत उचित वातावरण नहीं लगा। बम्बई में बहुत स्टूडियोज थे, शायद कंपटीशन ज्यादा था, प्रतियोगिता ज्यादा थी, तो वे हैदराबाद आ गए। हैदराबाद में उन्होंने अपना स्टूडियो सेटअप किया।
ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आशुतोष जी बैठे हुए हैं, हैदराबाद के हैं, और कुछ बातें जो मैं कहूँगा, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं वो जगह जाकर देखूं जहाँ की सातवलेकर का स्टूडियो हुआ करता था, कुछ उनका मिले अगर। दो जगह स्टूडियो बनाए सातवलेकर ने, हैदराबाद में बनाया, पता नहीं वो होगा कि नहीं, लेकिन लाहौर में जो उसके चित्र मैंने देखे हैं लाहौर के स्टूडियो के, वो तो बहुत ही बढ़िया राजसी प्रासाद जैसा लगता है चित्रों में, और इतना मजबूत बना हुआ वो तो कहीं होगा ही, लेकिन अब लाहौर जाकर देखना तो मुश्किल है। बहरहाल हुआ ये कि चित्रकार के रूप में उनकी ख्याति बढ़ती गई। 1905 से 1917 के बीच में उनका स्टूडियो हैदराबाद में चलता था, लेकिन उसके साथ वो कुछ दूसरी गतिविधियां भी करते थे। वो व्याख्यान आदि देने जाते थे, कुछ स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग लगे हुए थे उनसे संपर्क रखते थे, और शायद उन्हीं के संपर्क के कारण वो बंबई से हैदराबाद गए थे। उन लोगों के नाम मिलते थे, केशव नाम उनके मिलते हैं, केशव राव वकील थे, और एक सरोजनी नायडू के पितामह थे, वो उनके भाषणों में अध्यक्षता किया करते थे, इसका उल्लेख मिलता है। ये सब मेरी जानकारी श्रीपाद दामोदर सातवलेकर की मराठी में एक प्रामाणिक जीवनी है, गोखले, पीपी गोखले की लिखी हुई। वो उनके साथ रहे पीपी गोखले लंबे समय तक, और जब सातवलेकर 98 वर्ष के थे तब उन्होंने जीवनी लिखी। तो सातवलेकर के जन्म से लेकर उनके 98 वर्ष तक के जीवन का तो अच्छा इसमें वर्णन हमको विवरण मिल जाता है। अंतिम जो 4 वर्ष उनके हैं, क्योंकि 102 वर्ष तक जीवित रहे सातवलेकर, वो फिर इस किताब में नहीं मिलता, अन्य स्रोतों से मिल जाता है। बहरहाल 1900 में हैदराबाद आ गए सातवलेकर, वहां उन्होंने स्टूडियो बनाया और कुछ अन्य गतिविधियों में सक्रिय रहे। तो इसी बीच 1905 में उन्होंने मराठी में एक लेख लिखा। लेख वो लिखते आ रहे थे, केसरी में उनके लेख छपते थे और वेदों के बारे में लेख छपते थे, लेकिन एक लेख उनका खासतौर से चर्चित हो गया, वैदिक प्रार्थनाची तेजस्विता। ये विश्ववृत्त नाम से एक मराठी में पत्रिका थी, मैंने इसके पुराने अंक देखे हैं, बहुत ही अच्छी पत्रिका थी। उस समय जैसी स्थितियां हैं देश में, सामाजिक और राजनीतिक और ज्ञान मीमांसाएं जो हैं भारत की, उनको लेकर के पत्रिका 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक से 20वीं शताब्दी के शुरू के दशकों में प्रकाशित होती रही, और इसमें एक वैदिक प्रार्थनाची तेजस्विता नाम से लेख सातवलेकर का छपा 1905 में। अब ये लेख थोड़ा चर्चित हुआ, बहुत पढ़ा गया, तो इसको पुस्तकाकार फिर निकलवाया गया, मराठी में इसको पुस्तकाकार निकलवाया गया। लेकिन जब लेख निकला और उसकी चर्चा हुई तो पत्रिका के संपादक पर मुकदमा चलाया अंग्रेज सरकार ने, पत्रिका के प्रकाशक पर मुकदमा चलाया, और सातवलेकर पर भी मुकदमा कायम हुआ। और जब पता चला कि वो उसको पुस्तकाकार छपवा रहे हैं, उस लेख को पुस्तिका के रूप में छपवा रहे हैं, तो उसकी जितनी प्रतियां उन्होंने छपवाई थी उसमें से 1500 प्रतियां तो जब्त कर ली गई। 2000 उन्होंने छपवाई थी, 500 उन्होंने जल्दी जल्दी भेज दी। कोल्हापुर के राजा के पास, शाहू जी महाराज के पास प्रति वो पहुंची, क्योंकि वे सहानुभूति रखते थे, सातवलेकर से उनके जीवन पर संबंध बने रहे, और उन्होंने सातवलेकर की सहायता भी की, सातवलेकर ने उनकी सहायता की। ये बताने का अवसर नहीं है, ये बड़े रोचक प्रसंग है हमारे आधुनिक इतिहास के, कि शाहू लोगों पर कितना एक तरह से संकट था, उनको क्षत्रिय नहीं माना जा रहा था, और पड़े हुए थे पूरे महाराष्ट्रियन ब्राह्मण उनके पीछे। शिवाजी के समय से लगा करके जबरदस्त विवाद चला आ रहा है कि शाहू लोग क्षत्रिय नहीं है तो उनका वैदिक विधि से राज्याभिषेक नहीं होगा। तो शाहू जी तक चला आया 19वीं 20वीं शताब्दियों तक, और अभी भी इस पर बहस होती है। सातवलेकर ने इस पर, जो वेद के प्रकांड पंडित थे, उनकी बड़ी सहायता की थी, और सातवलेकर को बचाने में कोल्हापुर नरेश और ओंध नरेश, इन दोनों की भूमिका रही। बहरहाल सातवलेकर पर मुकदमा कायम हुआ। इस बीच इलाहाबाद से उन्होंने इसी किताब का हिंदी अनुवाद छपवाया, 3000 प्रतियां उन्होंने छपवाई, उसमें से 2000 जब्त हो गई तुरंत, और कुछ प्रतियां उन्होंने बांट दी। ये किताब अब मिलती नहीं है, जब उस समय छपी थी 1907 में छपी मराठी में, 1908 में छपी हिंदी में, तो वो संस्करण तो नहीं मिलते हैं, लेकिन सातवलेकर की ग्रंथावली में मूल इसका पाठ मिल जाता है। अब अंग्रेज सरकार वेद के बारे में लिखी हुई किताब है, वैदिक सूक्त के बारे में लिखी हुई किताब है, वो खासतौर से अथर्ववेद का एक पृथ्वी सूक्त है,
इतना बेहतरीन सूक्त है, धरती के बारे में कविता है, इतनी सुंदर कविता भारत की धरती के बारे में कदाचित दूसरी नहीं मिलेगी। बहुत भावपूर्ण कविता। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये धरती मेरी माँ और मैं इसका बेटा हूँ। तो ये उसके 64 मंत्र हैं। सातवलेकर ने कुछ व्याख्या उसकी ऐसी की और उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्रगीत है, ये पहला हमारा राष्ट्रगीत है और इसमें स्वातंत्र्य का भाव है, अपने देश के लिए, अपनी माता के लिए मर मिटने का भाव है। और भी कुछ इस तरह की व्याख्या उन्होंने की, जैसा सातवलेकर को लगा और जैसी उस समय संघर्ष उनके सामने था, भाषण वो दे ही रहे थे। तो इन सब कारणों से, बाकी उसने फिलॉसफी भी उन्होंने की और उन्होंने भारतीय गणतंत्र का स्वरूप उस समय कैसा था और पूरी जो त्रिविध सत्ताएं हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, वैदिक वर्ल्ड व्यू, उसकी भी व्याख्या की। लेकिन खासतौर से कुछ उसके वाक्यों में ये जो शब्द आ गए कि हमारा राष्ट्रगीत है और ये हमारी मातृभूमि के लिए अपने पुत्रों को जागृत करने वाला है, इस तरह के जो शब्द आ गए, तो अंग्रेज सरकार ने पत्रिका को जब्त किया, पत्रिका के संपादक प्रकाशक पर मुकदमा चलाया, किताब का मराठी संस्करण जब्त किया, किताब का हिंदी संस्करण जब्त किया और सातवलेकर पर भी मुकदमा चलाया। तो ये विश्वरत्न पत्रिका के संपादक और प्रकाशक को तो 3-3 साल की जेल हुई। लेकिन सातवलेकर इस बीच लाहौर आ गए। वहां से जैसे ही उनको लगा कि हैदराबाद में रहना मुश्किल हो रहा है, और इस बीच निजाम की तरफ से बहुत दबाव उन पर था कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप ये भाषणबाजी क्यों कर रहे हैं, आपका धंधा अच्छा चल रहा है। निजाम इस पर तो बड़े खुश थे कि अच्छा चित्रकार है, छवि बड़ी अच्छी बनाता है। और मैंने देखे सातवलेकर के जो चित्र हैं, गोखले की किताब में उनकी कुछ अनुकृतियां दी हुई हैं, बहुत ही बढ़िया चित्रकार थे। मैंने उस समय के, आप देखिए 20वीं शताब्दी के शुरुआत रवि वर्मा के चित्र हैं, उनके मुकाबले आगे के चित्र वो बना रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर उस समय जैसे चित्र बना रहे हैं, तो उस तरह की चित्रकला सातवलेकर की है, छवि बहुत अच्छी बनाते। तो उससे खुश थे निजाम की, भाई हमारा भी पोर्ट्रेट बनाता है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जब देखा कि ये तो, और अंग्रेज सरकार से बार बार संदेश आ रहा था कि तुम्हारे यहाँ कोई पंडित है, वो भाषणबाजी भी इस तरह की करता है और कुछ लेख इस तरह की छाप रहा है। तो जैसे ही मुकदमा चला तो ये लाहौर आ गए। लाहौर में इन्होंने अपना स्टूडियो बना लिया। भागना बहुत पड़ा इनको, और वहां भी इनका स्टूडियो अच्छा चला। गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में इनके खूब व्याख्यान होते रहे। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उस समय सातवलेकर की ख्याति थी। लेकिन पंजाब के गवर्नर को संदेश भेजा गया कि वो पंडित जो है वहां है, तो उसको फिर किसी तरह गिरफ्तार कराया जाए। तो पुलिस इनके पीछे पड़ गई और ये इधर उधर होते रहे थे, लेकिन इनको फिर पुलिस पकड़ करके ले गई। तो गोखले अपनी जीवनी में लिखते हैं कि सातवलेकर इतने लोकप्रिय थे कि जिस गाड़ी में बिठा करके पुलिस इनको ला रही थी, वो जिस स्टेशन पर रुकती, इनको देखने के लिए भीड़ वहां जमा हो जाती। और एक स्टेशन पर, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, बहुत सारे नौजवान उस कंपार्टमेंट में चढ़ गए और पुलिस से लड़ने लगे कि इतने बड़े पंडित हैं, हमारे बड़े पूज्य हैं, और इनको हथकड़ी तुमने कैसे लगाई, कैसे हिम्मत तुम्हारी हुई। तो ये सब व्रत उसमें गोखले ने, सातवलेकर के अपने संस्करण भी हैं, मराठी में उनकी अपनी आत्मकथा है, वो भी एक सोर्स है। तो उससे सारी जानकारियां हमको मिलती हैं। बहरहाल एक कुल इतनी बात तो यह है कि संस्कृत के साहित्य की एक भूमिका रही है समाज के जागरण में, भारत के नवजागरण में बड़ी भूमिका रही है। और अंग्रेजों के विरुद्ध, विदेशी सत्ता के विरुद्ध बगावत का स्वर बुलंद करने में भी वेद पर लिखी हुई किताब की एक भूमिका रही, और उस किताब को प्रतिबंधित किया गया, ये एक बात थी। बाद में सातवलेकर तिलक के साथ भी रहे, बाद में महात्मा गांधी के साथ बहुत रहे। गांधी के अच्छे अनुयायी वो हो गए थे और गांधी उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे, और वो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कई जगह कई अधिवेशनों में भाग लेते रहे। ये सब कथा है। लेकिन बाकी जीवन उन्होंने ये प्रण किया कि मैं वैदिक साहित्य के अध्ययन और उसके प्रकाशन में अपना जीवन लगा दूंगा। जब एक किताब जरा सी छापने से इतना तहलका मचा है, तो जब चारों वेद में हिंदी अनुवाद, मराठी अनुवाद, गुजराती अनुवाद के साथ छापूंगा, तो इससे तो समाज को और जागृति होगी समाज में। बहुत बड़ा काम किया। 400 किताबें सातवलेकर ने अकेले लिखी, पारडी जैसे छोटे से गांव में रह करके। उसमें से कुछ छोटी छोटी किताबें हैं, कुछ जो है वो इतनी बड़ी बड़ी हैं। पूरा महाभारत हिंदी मराठी अनुवाद के साथ, चारों वेद हिंदी मराठी गुजराती अनुवाद के साथ, और बहुत प्रामाणिक
व्याख्याकार वेद के माने जाते हैं। सातवालेकर की व्याख्या पद्धति का हम कोर्स में अध्ययन कराते हैं एमए में। वो एक उनकी एक इंटरप्रेटेटिव एनालिसिस की पद्धति है सातवालेकर की, तो वेद के भाष्यकार वो बड़े माने जाते हैं। लेकिन उनकी किताब की एक भूमिका रही और प्रतिबंधित हुई। अगली किताब की मैं चर्चा करूंगा, और वो भवानी भारती है, और वो अरविंद की लिखी हुई है, काव्य है, वो संस्कृत में लिखा हुआ है। महायोगी अरविंद का संस्कृत में लिखा हुआ काव्य है। अरविंद संस्कृत में लिखते थे। उनकी 7 छोटी छोटी किताबें और मिलती हैं इसके अलावा संस्कृत में, जो कि बाद में लिखी गई। कविता फिर उन्होंने संस्कृत में नहीं लिखी, ये तो कविता की किताब है। संस्कृत में कविता उन्होंने फिर नहीं लिखी। कुछ सूत्रबद्ध ग्रंथ उन्होंने, ग्रंथ भी नहीं, वो पतली पतली किताबें हैं, मोनोग्राफ जैसे हैं। और ब्रह्मसूत्र की शैली में उन्होंने अरविंद दर्शन की व्याख्या निचोड़ प्रस्तुत करते हुए सूत्र ग्रंथ उस तरह के लिखे। और ऐसी छोटी छोटी किताबें उनकी 7 संस्कृत में हैं। लेकिन इस किताब का किस्सा यह है कि 1904 से 1908 के बीच में अरविंद जो है वो अलीपुर बमकांड में लिप्त पाए गए। सचमुच में लिप्त थे या नहीं ये प्रमाणित नहीं है। क्रांतिकारियों से उनके संपर्क थे, और नेशनल कॉलेज के वो प्रिंसिपल थे। वंदे मातरम पत्रिका वो निकालते थे बंगला में। वंदे मातरम पत्रिका में जिस प्रकार से लेख छपते थे, तो उसको तो उस पर सरकार की वक्र दृष्टि थी ही, और उसके कारण अरविंद को नेशनल कॉलेज की प्रिंसिपलशिप से इस्तीफा देना पड़ा। उन पर मुकदमा चला और उनको जेल हुई। तो वो जेल थे, जहां तक मुझे याद है 1904 से 1908 के बीच में वो जेल में थे। और उसमें किसी रात को उन्होंने एक स्वप्नाविष्ट दशा में भारत माता के दर्शन किए। कुछ श्लोक उनके भीतर उदित होने लगे। संस्कृत उन्होंने विधिवत नहीं पढ़ी थी। वो तो आईसीएस बनाने के लिए उनको उनके पिताजी जो कृष्णदत्त घोष थे, उन्होंने इंग्लैंड भेजा था। और क्या अजीब मानस था, क्या अजीब मेधा थी अरविंद की, कि कहाँ से उनकी क्या उनको साइकिक बर्स्ट हुआ कि क्या हुआ, कि वो सब छोड़ करके वो वेदों के अध्ययन की तरफ उनकी रुचि हुई। और वो भारत आए तो कुछ क्रांतिकारियों के साथ लग गए, और योग साधना भी वो करते थे, तांत्रिक साधना भी वो कर रहे थे। जेल हो गई तो उनको कुछ विजन्स आते थे। उसी विजन में भारत माता उनको दिखी, कुछ श्लोक उदित होने लगे उनको। तो उस रात भर में उन्होंने जो स्वप्नाविष्ट दशा में अनुभव किया, उसको उन्होंने लिखना शुरू किया, और 99 श्लोक उन्होंने लिखे। न तो उस किताब, उस काव्य की उन्होंने टाइटल दी, शीर्षक दिया। अद्भुत श्लोक हैं वो अरविंद के, और वो पांडुलिपि जब्त कर ली गई जब वो जेल से छूट करके आए, और अरविंद भी उसको भूल भाल गए। उसके बाद तो फिर वो पांडिचेरी चले गए, अपने योग साधना में लग गए। उन्होंने कह दिया कि अब ये मेरा पथ अलग होता है, राजनीति से ही अलग हो गए, और उस किताब के बारे में भी भूल गए। कहीं से वो किताब मिली, मेरे ख्याल में 1975 के बाद पुराने रिकॉर्ड्स में जेल से वो किताब मिली, और ये प्रमाणित पाया गया कि तो अरविंद की लिखी हुई है। वो उनकी पांडुलिपि पांडिचेरी के अरविंद आश्रम के आर्काइव्स में रखी हुई है। और हमने 1980 के आसपास एक सेमिनार किया था सागर में आधुनिक संस्कृत साहित्य पर। उसमें एक सज्जन थे, हमारे मित्र हैं, मुरलीधर कमलाकांत। वो भवानी भारती पर अपना एक पर्चा उन्होंने पढ़ा। तो उन्होंने जब श्लोक पढ़ने शुरू किए, उसका हिंदी अनुवाद बताना शुरू किया, तो लोग चौंके। और लोगों ने कहा कि ये तो अरविंद नहीं लिखा होगा भाई, कभी उन्होंने संस्कृत में लिखा हो, कुछ पता ही नहीं है। लेकिन उन्होंने बताया कि ये साबित है कि ये अरविंद का लिखा हुआ काव्य है, और अरविंद ही लिख सकते थे उस तरह का। उस समय अरविंद ही उस तरह का संस्कृत में लिख सकते थे। और अरविंद की वह संस्कृत है क्योंकि उसमें कहीं कहीं व्याकरण की त्रुटियां हैं। वो पक्का पारंपरिक रीति से पढ़ा हुआ जो पंडित होता है, या आधुनिक रीति से भी हम लोगों ने जैसे पढ़ा है, उसकी लिखी हुई संस्कृत नहीं है। वो तो कुछ वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, कुछ साहित्य पढ़ रहे हैं, उससे जो स्फुरित होता चला गया कुछ अद्भुत मेधा से, और वो पूरा कॉन्टेक्स्ट उसका भारत माता को देख करके वो श्लोक निकल रहे हैं, कुछ उस तरह का वो है। वो किताब हिंदी अनुवाद के साथ मिलती है, अंग्रेजी अनुवाद के साथ मिलती है, उस पर चर्चाएं हुई हैं, ज्यादा उसके बारे में
कहने की मैं जरूरत नहीं समझता। जिन लोगों को जिज्ञासा हो पांडिचेरी अरविंद आश्रम से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ श्लोक में जरूर उसके कि क्या उसमें कह रहे हैं। एक अलग, बहुत अलग तरह का भारत माता का विजन वो देखते हैं। जो कैलेंडर में भारत माता हम देखते हैं, या बंकिम चंद्र चटर्जी जो अपने जनगण मन में जिस तरह का, जनगण मन नहीं जी, वंदे मातरम में जिस तरह का स्वरूप चित्रित कर रहे थे, वो एकदम अलग है। वो अरविंद ही उस तरह का देख सकते थे। वो उस तरह का, वो जो कलकत्ते की काली है कुछ, वो उसमें आती है। क्रूरैः क्षुधार्तैर्नयनैर्ज्वलद्भिर्विद्योतयन्तीं भुवनानि विश्वा हुंकार कटुस्वरेण विदारयन्तीं हृदयं सुराणाम। छंद बहुत बढ़िया है, पक्का छंद है ये तो वज्रा। और कह रहे हैं कि क्रूर क्षुधार्त जलते नयनों से सकल भुवनों को आदीपित करती, हुंकार के कटुस्वरों से देवों के भी हृदय विदारित करती। ऐसी उस देवी को देखा। आपूर्य विश्वम पशुवत विरावैर लेलीयमानां च हनु कराले क्रूरां च नग्नां तमसीव चक्षु हिंस्रस्य जंतोर जननीं ददर्श। देवों के भी हृदय विदारित करती, पशु सदृश चीत्कारों से विश्व को भर भर कर चाटती कराल ठुड्डी अपनी। क्रूर नग्न तमस में चमकती आंख की तरह हिंस्र जंतु की जननी को उसने देखा। बहुत ही अलग तरह की इमेजरी है, वो संस्कृत कविता में इस तरह की नहीं आती। एक जो अंग्रेजी खूब पढ़ा हुआ आदमी है और जिसने अंग्रेजी कविताएं भी पढ़ी हैं, और एक अलग तरह की पोइट्री है कि वो हिंस्र जंतु की जननी जैसे वह है, और क्रूर नग्न खड़ी हुई है तमस में चमकती हुई, चमकते हुए चक्षु की तरह वह कुछ इस तरह से। फिर वो चीख करके आवाज देती है, वो अवंत्या मगधाश्च भंगा अंगा कलिंगा कुरवश्च सिंधो। हे देश के लोगों, है बंग के लोगों, अवंती के लोगों, मगध के लोगों, दाक्षिणात्यों, आंध्रों, चोलों, ये सब है। माता भये वस तनयान की सर्वान निद्रा विमुंचत महेश। मैं तुम्हारी माता, मैं तुम्हें पुकारती हूँ, तुम अपनी नींद छोड़ो और जागो। इस तरह का उसमें पूरा काव्य इसी तरह का चलता है। तो एक राष्ट्रीय जागरण की गीता उस समय लिखी गई, 1906-7 के आसपास ही ये लिखी गई होगी। सही समय नहीं, क्योंकि ना तो तिथि अंकित है और अधूरा भी है, क्योंकि वो पूरा कर पाते, कुछ और उनको लग पाता तो आगे पीछे कुछ लिखते और शीर्षक भी देते, कुछ भी नहीं है। भवानी टाइटल जब अरविंद आश्रम के लोगों को पता चला, उन्होंने अध्ययन किया, तो उन्होंने उस समय अरविंद क्या सोच रहे थे इस पर विचार किया, और उन्होंने कहा कि भवानी माता के बारे में वो सोच रहे थे उस समय, और भवानी भारती नाम से एक मंदिर बनाने का भी संकल्प कुछ कर रहे थे, इसलिए भवानी भारती नाम दे दिया जाए। मेरे ख्याल में ये नाम अरविंद कदाचित नहीं देते, अगर वो, और शतक तो कम से कम होता ही, 100 श्लोक तो करते ही, लेकिन 99 हैं, और वो भारतीय साहित्य की एक निधि है। वो उस कवि के द्वारा लिखी गई संस्कृत कविता है जिसने की सावित्री लिखी, और एक अपने ढंग के एक अनोखे कवि की रचना संस्कृत में, जो कि जब्त की गई। वो तो पुलिस ने अपनी कस्टडी में रख ली थी। किस्मत की बात है कि वो मिल गई कलकत्ता के अलीपुर जेल से, और उसका अध्ययन किया गया। ये 2 किताबों की चर्चा मैंने की जो कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक में आई और जब्त की गई। इस बीच संस्कृत पत्रकारिता के युग का उदय हो चुका है। अच्छा, समय तो बड़ा कम है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। तो उसकी ज्यादा चर्चा मैं नहीं करूंगा। एक बहुत ज्यादा जिनको जिज्ञासा है, एक तो संस्कृत पत्रकारिता पर काफी लिखा गया है, इस बीच किताबें भी हैं, और 1970 में मेरे विश्वविद्यालय से डॉक्टर राम गोपाल मिश्र ने पीएचडी के लिए शोध कार्य किया था संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास। तो 1970 में वो थीसिस सबमिट हुई थी। 1970 तक जितनी पत्रिकाएं छपी उनका दस्तावेज उन्होंने तैयार किया है। वो सब गिनती करके उन्होंने कहा कि 400 पत्रिकाएं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लगा करके 1970 तक संस्कृत में छपी। इनमें से कुछ 2-4 महीने छपी, कुछ 2-4 साल छपी, कुछ 10-15 साल छपी, और कुछ 50-50 साल भी छपी, लेकिन संख्या 400 है। और पुराने अंक उनके उस समय उनको मिले। जैसा आशुतोष जी कह रहे थे कि बहुत बड़ी निधि हमने गंवा दी,
और हिंदी में तो फिर भी पुरानी पत्रिकाएं मिल जाती हैं। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ ये सप्रे पुस्तकालय और संग्रहालय है, उसमें उदंत मार्तंड के अंक कदाचित हैं, सरस्वती के तो पुराने अंक हैं ही। बहुत सारी पुरानी हिंदी की पत्रिकाएं जो 19वीं शताब्दी के अवसान के समय निकली, 20वीं शताब्दी के शुरू में निकली, वो हिंदी की कुछ मिल जाती है। लेकिन संस्कृत की पत्रिकाएं, आप कल्पना कीजिए कि 400 पत्रिकाएं निकली, और उनमें क्या सामग्री आ रही थी, क्या लिखा जा रहा था। कुछ छिटपुट जो उद्धरण मिलते हैं, कुछ जो अंक मिलते हैं, कुछ पत्रिकाओं के अंक अभी भी मिल जाते हैं, और कुछ मुझे भी देखने का संयोग मिला। तो अद्भुत संसार था उसमें, और इन पत्रिकाओं के ग्राहक थे, ये पढ़ी जा रही थी। जैसा आशुतोष जी कह रहे थे कि एक संवाद की स्थिति थी संस्कृत के जगत और हिंदी के जगत के बीच में, जिसको कि धीरे धीरे खत्म किया गया। और उपनिवेशवादी दौर में तो इसको सुनियोजित ढंग से खत्म किया ही जा रहा था, लेकिन आजादी के बाद बहुत ज्यादा इसको पूरी तरह से, जो संवाद की प्रक्रिया थी उसको आजादी के बाद के 2-3 दशकों में तो इस तरह से समाप्त और ध्वस्त कर दिया गया कि जैसे संस्कृत से कोई लेना देना ही नहीं रहा हिंदी के संसार का। वो किसी अपने आधुनिकता के संसार में जाकर के उसने अपने आप को खोजना शुरू किया। लेकिन 1866 में पहली पत्रिका निकली, दी पंडित नाम उसका अंग्रेजी में था, और काशी विद्या सुधा निधि संस्कृत में उसका नाम था। और इसी के आसपास कई पत्रिकाएं फिर शुरू हो गई, छापा खाना जैसे ही आ गया, तो संस्कृत के पंडितों ने प्रिंटिंग की टेक्निक का बहुत जल्दी उपयोग करना शुरू किया। और उस पर मैंने अन्यत्र लिखा है कि कैसे बंगाली अखबारों के जो संपादक और प्रकाशक थे, हिंदी के अखबारों के जो संपादक और प्रकाशक थे, वो संस्कृत के पंडितों से बहुत संपर्क रखते थे भाषा की शुद्धि के बारे में जानने के लिए। और उस समय हिंदी में जो अखबार निकले उनमें संस्कृत के श्लोक छपते थे, नए श्लोक छपते थे नए कवियों के संस्कृत के। उदंत मार्तंड के आप पुराने अंक देखेंगे तो उसमें संस्कृत के श्लोक, हर अंक में कोई ना कोई संस्कृत का श्लोक मिलेगा, और नया श्लोक भी मिलेगा नए कवि का। तो ऐसी कई पत्रिकाएं हैं जो संस्कृत में सामग्री छाप रही हैं, लेकिन संस्कृत में संस्कृत माध्यम की अपनी पत्रिकाएं, जिनकी कि 1970 तक ही संख्या 400 थी, उसके बाद तो अभी तक तो निकल ही रही हैं, 100-150 पत्रिकाएं तो अभी भी निकल रही हैं संस्कृत में। तो इनमें से कुछ पत्रिकाएं ऐसी थीं जिनके संपादक राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़े हुए थे, और वे प्रखर निर्भीक संपादक भी थे, और उन्होंने संपादकीयों में अंग्रेज सरकार के खिलाफ लेख लिखे, कुछ सामग्री भी उन्होंने ऐसी छापी। तो उनमें से एक पत्रिका तो संस्कृत चंद्रिका थी, जिसके संपादक अप्पा शास्त्री राशि वडेकर थे। अप्पा शास्त्री राशि वडेकर संस्कृत जगत की बहुत बड़ी विभूति है। वो एक बड़े कवि हैं, बहुत बड़े संपादक हैं, कम लोग मिलते हैं इतने मनोयोग से, इतने परिश्रम से पत्रिका निकालने वाले। और कितना घनघोर परिश्रम उस समय करना पड़ता होगा। आप सोचिए, लेटर प्रेस हुआ करते थे, कैसे कंपोजिंग होती थी, कैसे छपाई होती थी, और एक ही आदमी को सारे प्रूफ देखना है, सारे लेख जमा करना है, सामग्री कम पड़ रही है तो उसी को सारा उसमें लिख करके भी पूरा करना है अंक, और पैसा नहीं है तो अपने पास से पैसा भी लगाना है। हालांकि संस्कृत चंद्रिका के 3000 ग्राहक थे, ये उसी के पुराने अंकों से मिलता है। लेकिन अप्पा शास्त्री बार बार उसमें शिकायत करते हैं कि ग्राहक लोग अपना चंदा नहीं भेज रहे हैं। 1-1, 2-2 रुपये चंदा उस समय हुआ करता था। मैंने तो उनमें संपादकों के लेखों में भेजा, लिखा हुआ देखा कि 2 रुपये चंदा आपका बाकी है, कृपा करके भेज दीजिए। बड़ी राशि हुआ करती थी उस समय, 1 रुपया 2 रुपया, और मनी ऑर्डर से भेजते होंगे, उससे पत्रिका निकल रही है, नहीं तो अपने पास से लगा रहे हैं, लेकिन पत्रिका छप रही है। और कुछ पत्रिकाएं जिनमें कि अंग्रेजों के खिलाफ सामग्री आ रही है, तो उनमें फिर अंग्रेज सरकार की वक्र दृष्टि उन पर पड़ती है। अप्पा शास्त्री पर भी अंग्रेज सरकार की वक्र दृष्टि रही, और वो ये पत्रिका तो कलकत्ता से शुरू हुई थी, पंडित जयदेव विद्यालंकार ने शुरू की थी। वो बूढ़े हो गए और अशक्त हो गए, तो अप्पा शास्त्री इसके बड़े अच्छे लेखक थे, और उन्होंने निवेदन किया। अप्पा शास्त्री ने भी कहा कि हाँ मैं निकाल लूंगा, तो इसको फिर महाराष्ट्र में ले आए। महाराष्ट्र से इन्होंने निकाला उसको कई वर्षों तक, 2 दशकों तक तो उन्होंने निकाला इसको। बाद में ये इसको बंद करना पड़ा उनको ये कोल्हापुर से भी इन्होंने निकाले कुछ अंक, फिर पूना से निकालने की कोशिश की, कुछ ओंध से इन्होंने अंक निकाले, वाई से निकाले,
अलग अलग जगहों में भागना पड़ता था उनको, और शाहू जी महाराज ने उनकी कोई मदद नहीं की, क्योंकि एक तरफ तो बड़े राष्ट्रवादी हैं अप्पा शास्त्री राशि वडेकर, और क्लाइव के खिलाफ बड़ी बेबाक टिप्पणी लिख रहे हैं, उसको लुटेरा बता रहे हैं संस्कृत में अपने लिखे हुए संपादकीय में, कि कितने कपट जाल इसने फैलाए और कितना इसने लूटा है हमारे देश को, ये सब वो लिख रहे हैं। और दूसरी तरफ वो घोर पारंपरिक भी हैं। ये संस्कृत जगत में हमेशा बना रहा कि परंपरा कहीं अपने आप को बहुत नया करती है और कहीं वो पूरी तरह से अपने अपने संसार में अपने आप को समेटती है। तो सातवालेकर की तरह से इनकी खुली दृष्टि नहीं थी। इन्होंने उस पर भी लेख लिखना शुरू किया कि शाहू जी क्षत्रिय नहीं माने जा सकते हैं। तो शाहू जी ने कहा तुम हमारे यहाँ से चले जाओ, फिर इनको हटाया गया वहां से। तो इस बीच इन्होंने सुनरत वादनी नाम से पाक्षिक अखबार संस्कृत में शुरू किया। ये बड़ा इतिहास है कि संस्कृत में अखबार अप्पा शास्त्री निकाल रहे हैं और उसमें देश की खबरें आ रही हैं, और बड़ा निर्भीक अखबार उस समय का है। बहुत थोड़े से अंक अब इसके कहीं कहीं मिलते हैं पूना की लाइब्रेरियों में, संस्कृत चंद्रिका के तो कुछ अंक फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन दोनों ही पत्रिकाएं इनको बंद करना पड़ी। 1905 में इन्होंने सुनरत वादनी शुरू की थी, इसको 2-4 साल ये निकालते रहे। इसके अलावा और भी कुछ पत्रिकाएं थी संस्कृत में जो 20वीं शताब्दी के पहले, दूसरे, तीसरे दशकों में निकली, और वो दौर ऐसा था कि उसमें गांधी जी राष्ट्र के मंच पर आ चुके थे, तिलक बड़े प्रखर नेता के रूप में पहचाने जा चुके थे। तो संस्कृत का जो जगत था वो आंदोलित था। तो 1920 में अयोध्या से संस्कृत साकेतम नाम से अखबार शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ही विदेशी शासन का विरोध करना था। इसको खैर बंद करना पड़ा, और 1939-1940 में बनारस से ज्योतिषमती और भारत श्री, ये 2 पत्रिकाएं शुरू हुई। ये खासतौर से ब्रिटिश शासन के विरोध में बहुत मुखर थीं दोनों ही पत्रिकाएं। और ज्योतिषमती को तो बैन कर दिया सरकार ने, कुछ अंक निकले उन्होंने तुरंत इसको प्रोस्क्राइब कर दिया, प्रतिबंध इस पर लगा दिया, लेकिन इसको छिपा छिपा कर छापते रहे इसके संपादक और मुद्रक। एक ही आदमी संपादक और मुद्रक हुआ करता था, और अपने घर में उसने प्रेस डाल रखा है, वहीं चुपचाप वो कंपोजिंग करता है, छापता है। तो ज्योतिषमती के बारे में ये मिलता है कि रात भर उसकी कंपोजिंग प्रिंटिंग होके और सुबह 4 बजे तक उसके अंक छापे जाते थे, और 5 बजे के आसपास बनारस में बांट दिए जाते थे, और उसके फिर संपादक और बांटने वाले लोग भूमिगत हो जाते थे। तो जब उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो कुछ समय तक इस तरह से भी उसके अंक निकाले जाते रहे। तो कुल मिलाकर के 2.5 साल ये पत्रिका ज्योतिषमती निकली है। और दूसरी पत्रिका भारत श्री थी, ये भी इसी तरह की पत्रिका थी, इसी समय निकली। दूसरी एक और पत्रिका श्री थी, ये कश्मीर में श्रीनगर से निकली 1931 में, और ये काफी लंबे समय तक निकलती रही, क्योंकि कश्मीर थोड़ा रिमोट जगह पर है। तो जो इसके अच्छी पत्रिका है, मैंने इसके पुराने अंक देखे, बहुत ही मुकम्मल पत्रिका है, और सामाजिक सरोकारों के लेख छप रहे हैं, क्रांति पर लेख छप रहे हैं इन्हीं पत्रिकाओं में। श्री में क्रांति पर लेख छपा हुआ है, क्रांति का स्वरूप क्या होना चाहिए इस पर विचार हो रहा है संस्कृत में। तो आप देखेंगे कि संस्कृत का जगत आधुनिकता का भी वर्ण करता रहा। स्वतंत्रता के संग्राम में संस्कृत के पंडित, संस्कृत के कवि, उन्होंने अपना स्वर मुखरित किया, तो उनकी रचनाएं भी प्रतिबंधित हुई, पत्रिकाएं जो उन्होंने निकाली वो भी प्रतिबंधित हुई। तो कुल मिलाकर के ये इतिहास है। अब संक्षेप में मैं कुछ ऐसी किताबों की चर्चा करूंगा जो सीधे सीधे आपने जो शीर्षक रखा है उसके दायरे में नहीं आती, क्योंकि प्रतिबंधित नहीं हुई, लेकिन मेरे हिसाब से आपको उनको अपने इस प्रोजेक्ट के दायरे में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो भारत से नहीं छपी, भारत से छपती तो प्रतिबंधित हो जाती। अब आप संस्कृत के लोगों की पहुंच देखिए कि हिंदी के बारे में तो मुझे पता नहीं कि वो उनका क्या ग्लोबल आउटरीच है, लेकिन संस्कृत की तो ग्लोबल आउटरीच थी 20वीं शताब्दी के शुरू में और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भी। तो विदेशों में जो संस्कृत के लोग काम कर रहे थे, पश्चिमी लोग, उनसे यहाँ के पंडितों का संपर्क था, ये संस्कृत में था। तो
सत्याग्रह गीता जब क्षमा देवी राव ने लिखी, और कैसे उन्होंने लिखी है। क्षमा देवी राव बहुत बड़ी कवि हैं संस्कृत की, अद्भुत उनका साहित्य संसार है, और वे अलग तरह की रचनाकार हैं संस्कृत की, बहुत अलग उनकी दुनिया ही पूरी अलग है। संस्कृत का जो पूरा ढर्रा है उससे एकदम अलग। वो बहुत बड़े पंडित की बेटी हैं। शंकर पांडुरंग पंडित 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े पंडितों में से एक हैं। अंग्रेज तक उनको मानते थे कि ये तो बहुत बड़ा पंडित है। जिस तरह की अंग्रेजी में उन्होंने इंटरनेशनल जर्नल्स में अपने लेख छपवाए थे, उस समय पारंपरिक पंडित थे। लेकिन शंकर पांडुरंग पंडित तो उनका देहावसान हो गया जब क्षमा राव 3 वर्ष की थी, और उनको कोई अवसर ही नहीं मिला अपने पिता से पढ़ने का, और बहुत गरीबी में उनका जीवन बीता। बहुत संघर्ष उनका, बीए किसी तरह से उन्होंने किया है बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से। संस्कृत पढ़ने की बड़ी ललक थी, क्योंकि पिताजी के बारे में जानती थी कि मेरे पिता कितने बड़े पंडित रहे, लेकिन उसके आगे फिर नहीं पढ़ सकी, और उनकी दुनिया बदल गई। उनका विवाह हो गया। विवाह उनका हुआ बंबई के सबसे बड़े चिकित्सक। उनकी डिग्रियां आप देखेंगे तो चकित हो जाना पड़ता है कि विदेश से इतनी डिग्रियां लेकर के चिकित्सा की कोई आदमी उस समय आया है 1920 के आसपास, राघवेंद्र राव। और वो सुंदर थी क्षमा राव, तो राघवेंद्र राव ने उनसे शादी कर ली, और 16-17 साल 18 साल की उम्र मुश्किल से उनकी थी। तो उनकी दुनिया बदल गई। लेकिन संस्कृत में लिखने की जो, संस्कृत पढ़ने की जो उनकी ललक थी वो खत्म नहीं हुई। तो संस्कृत में कुछ वो लिखती ही रही, अंग्रेजी में लिखती रही। अंग्रेजी बहुत बढ़िया थी। अंग्रेजी में उनके नाटक छपे हैं। अंग्रेजी में उनके नाटक बंबई के क्लबों में अभिनीत होते थे, थिएटर में खेले जाते थे, विदेशों में चर्चा होती थी, ये सब है। तो बाद में समरसेट माम से वो मिली थी, तो समरसेट माम ने उनसे कहा कि अंग्रेजी में क्यों लिखती हो, इससे क्या मिलेगा, तुम तो संस्कृत में लिखती हो, संस्कृत में ही क्यों नहीं लिखती। तो मजाक में नहीं कहा था उन्होंने। समरसेट माम जानते थे कि संस्कृत में लिखा जा सकता है। वो यहाँ रमन महर्षि के आश्रम में रहे थे, उन्होंने उपन्यास लिखा है उसी पर। तो क्षमाराव को ये बात लग गई। उन्होंने फिर सोच लिया कि मैं केवल संस्कृत में ही लिखूंगी। और उसी समय वो जुहू के बीच पर टहल रही थी। ये किस्सा वो खुद बयान करती हैं। उन्होंने देखा कि लाठीचार्ज हो रहा है। तो क्षमाराव लिखती हैं कि मैं एकदम से दहल गई कि कैसे लाठियां चला रहे हैं, और संस्कृत में लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह के महाकाव्य संस्कृत में लिख रहे हैं, तो कोई इस पर क्यों नहीं लिखता। तो हमारे समय की गीता, इस पर कोई क्यों नहीं लिखता, और कोई नहीं लिखेगा तो मैं लिखूंगी। तो उन्होंने सत्याग्रह गीता लिखना शुरू किया, और वो अद्भुत काव्य है सत्याग्रह गीता। अगर आप पढ़ें, ट्रेंड सेटर है पूरे संस्कृत साहित्य के इतिहास में। एकदम नए ढंग का महाकाव्य आ गया, जिसमें कि महात्मा गांधी को नायक बना करके, महात्मा गांधी तो हैं उसमें, लेकिन सारा देश नायक है। सारे देश के अलग अलग शहरों में जो हो रहा है उसका बयान वो करती हैं। वो गांव में जाती हैं, महिलाओं के साथ क्षमाराव ने काम किया। वो कस्तूरबा गांधी के साथ में गांव में गई थी। वो गांधी जी से भी मिली थी कि मुझे कुछ काम दे दीजिए। उनके मन में बड़ी ललक थी कि मैं स्वतंत्रता संग्राम में कुछ अपना योगदान दूं। तो गांधी जी ने कहा कि बेटा, तुम इतने बड़े घर की हो, तुमसे सब नहीं चलेगा, और कुछ छोटा प्रौढ़ शिक्षा का काम करो। तो उसके लिए वो कस्तूरबा के साथ गांव में जाती थी। तो उनकी कहानियां बहुत अद्भुत हैं। गांव की स्त्रियां किस तरह से वो पिकेटिंग कर रही हैं, किस तरह से आजादी की लड़ाई में वो अशिक्षित महिलाएं आगे आ रही हैं, इस पर उन्होंने संस्कृत में कहानियां लिखी हैं। अनुष्टुप छंद, बहुत ही मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने संस्कृत में लिखी। वो एक अलग किस्सा है, वो प्रतिबंधित नहीं हुई, लेकिन ये किताब भारत में नहीं छप सकी, भारत में नहीं छप सकती थी। और उनके पति जानते थे, तो इतना तो उन्होंने इन्वेस्ट किया। विदेश में खूब जाते थे, इनको भी खूब घुमाने ले गए। तो उन्होंने कहा कि चलो विदेश चलते हैं, और इंग्लैंड से तो छप नहीं सकती, वहां तो हमारे कॉलोनाइजर्स हैं। और फ्रांस वो खूब जाते रहते थे। तो पेरिस से वहां उन्होंने बात की, तो ये पेरिस से छपी। और पेरिस के जो संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान उस समय थे, फ्रेंच के सिल्वा लेवी, उनसे मिली। उन्होंने भी ये किताब पढ़ी। फ्रेंच के अच्छे अखबारों में संस्कृत की इस किताब के उस समय रिव्यू छपे, जो कि एक अनोखी किताब उस समय मानी गई संस्कृत की। तो 1932 में पेरिस से सत्याग्रह गीता देवनागरी लिपि में पूरी छपी थी, और वो संस्करण तो नहीं मिलता है। बाद में फिर आजादी के बाद तो भारत से इसके संस्करण निकलते हैं, कई कई पाठ्यक्रमों में भी चलाई जाती है। और हमारे राष्ट्रपति जी ने अभी
शायद 2-1 साल पहले कहा कि मुझे पता चला कि सत्याग्रह गीता जैसी कोई किताब संस्कृत में लिखी गई, तो उसका तो प्रचार होना चाहिए इत्यादि। तो ये किताब मिलती है, और इसको इसलिए मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि एक बड़ा काव्य संस्कृत में इस समय लिखा गया जिसका कि बहुत असर पड़ा। क्षमाराव का बहुत गहरा असर बाद के कवियों पर पड़ा, और ठीक लगभग इसी समय या इसके कुछ बाद भगवदाचार्य ने ट्रायोलॉजी अपनी लिखी। क्षमाराव की भी ट्रायोलॉजी है, त्रयी है उनके महाकाव्यों की, और पूरा गांधी जी का नाथुराम गोडसे उनको गोली मारता है उस समय तक का पूरा जीवन वृत्त उन्होंने फिर बाद के 2 महाकाव्य और लिखे। वो तो फिर 1951-52 तक आते रहे, इसलिए उन पर प्रतिबंध लगने का है, उनकी छपाई का दिक्कत आने का कोई प्रश्न नहीं था। लेकिन भगवताचार्य एक दूसरे कवि हुए, और वो भी, उनके साथ भी समस्या यही थी। वो गांधी जी के साथ रहे और सत्याग्रह आश्रम में बुला करके, साबरमती आश्रम में बुला करके गांधी जी उनसे संस्कृत पढ़वाते थे, संस्कृत के अच्छे पंडित थे। और वो शायद दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने कुछ काम किया या उनका संपर्क था। तो ये कीनिया से उनके 3 बड़े महाकाव्य छपे, क्योंकि भारत से छपाई नहीं हो सकती थी। बहुत अच्छे महाकाव्य हैं और बहुत विशाल ये ट्रायोलॉजी है उनकी तीनों, भारत पारिजात, पारिजात सौरभ, और पूरी गांधी जी का उसी तरह का वृत्तांत इनमें है, बड़ी सरल सरस भाषा में। 1925-26 के बाद 1930 तक कोई पंडित संस्कृत में इस तरह के बड़े काव्य लिख रहा है, ये इससे आप समझ सकते हैं। अब एक किताब जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अजय मिश्रा यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने इस पर, इसके रचनाकार पर उन्होंने पीएचडी के लिए काम भी किया है। वो आधिकारिक व्यक्ति हैं इसके बारे में बात करने के लिए। तो महामहोपाध्याय मथुरा प्रसाद दीक्षित थे। क्योंकि हिंदी विभाग ये कर रहा है, तो मैं ये जानकारी यहाँ देना चाहता हूँ कि महामहोपाध्याय मथुरा प्रसाद दीक्षित संस्कृत के पारंपरिक पंडित थे और संस्कृत के ही शिक्षक भी रहे। संस्कृत के साहित्यकार बड़े वो माने जाते हैं, बहुत उन्होंने संस्कृत में लिखा, लेकिन उन्होंने हिंदी के लिए बहुत बड़ा काम किया। पृथ्वीराज रासो का प्रामाणिक समीक्षित पाठ वाला संस्करण उन्होंने बहुत परिश्रम से तैयार किया, जो कि अभी भी बहुत काम का है। उस तरह के संस्करण कम मिलते हैं हिंदी में, क्योंकि संस्कृत में तो कुछ परंपरा क्रिटिकल एडिशंस की उस समय आ गई थी, और संस्कृत में एक परंपरा भी थी कि पाठ भेद पोथियों में मिला करके और कैसे प्रामाणिक पोथी तैयार की जाए। तो उसके संस्कार के कारण पृथ्वीराज रासो का एक अच्छा संस्करण पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षित ने तैयार किया था। वो एडिसन कॉलेज लाहौर में भी अध्यापन करते रहे, लेकिन असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने ये नौकरी छोड़ी। फिर सोलन में वो प्रधानाचार्य हुए, तारणीश महाविद्यालय सोलन में वो प्रिंसिपल रहे, और 24 किताबें उन्होंने संस्कृत में लिखी, जिनमें से बहुत अच्छे नाटक हैं कई, और उसमें 6 अंकों में उन्होंने भारत विजय नाटक 1937 में लिखा। अब चूंकि ये जो कॉलेज था तारणीश महाविद्यालय, ये सोलन के महाराजा के स्टेट का कॉलेज था, तो कोई किताब वो नहीं छपवा सकते थे। तो किताब वो लेकर के जो दीवान थे, देवी प्रसाद जी शायद उनका नाम है, देवीलाल उनका नाम है, उनके पास वो गए कि ये मैंने भारत विजय नाटक लिखा है और इसको छपवाने के लिए आप अनुमति दे दीजिए। तो उन्होंने कहा रख जाइए, मैं देखता हूँ। आओ, संस्कृत उतनी समझते थे देवीलाल जी, तो उन्होंने पढ़ करके वो चकराए कि ये तो भारत स्वतंत्र हो गया, ऐसी कल्पना इसमें की गई। 1937 में मथुरा प्रसाद दीक्षित ने नाटक लिखा, जिसमें उन्होंने 6 अंकों में, आखिरी अंक में पूरा स्वतंत्रता संग्राम दिखाते हुए ये कल्पना की कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रभाव से भारत माता की बेड़ियां टूट जाती हैं और अंग्रेज भाग रहे हैं। इस दृष्टि के साथ में उन्होंने इसको समाप्त किया। तो देवीलाल जी ने कहा कि ये तो खतरनाक किताब आपने पंडित जी लिखी, और ये मैं नहीं दूंगा, आपको लौटाऊंगा ही नहीं मैं, क्योंकि आपके लिए भी मुसीबत हो जाएगी अगर ये छपेगी तो, और हमारे लिए भी खाम मुसीबत होगी। तो उन्होंने अपने सेफ में रख ली। अब वो पंडित जी भी क्या करते हैं, वो नौकरी कर रहे थे उसी स्टेट में, तो ये किताब उनके पास रखी रही। और महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज
कुछ समय बाद आए 1937 में, जब उन्होंने किताब रख ली तो देवीलाल जी ने उनको किताब बताई। उनके मन में थोड़ा सा एक कुछ अपराध बोध था कि नाटक पंडित जी का मैंने रख लिया, मैं छपने को नहीं दे रहा हूँ, और कुछ सहानुभूति स्टेट के राजाओं की थी ही स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के साथ। तो उन्होंने गोपीनाथ कविराज को दिखाया, गोपीनाथ कविराज ने देखा और उन्होंने कहा मैं मिलना चाहता हूँ, कौन है ये मथुरा प्रसाद जी। तो दोनों में भेंट हुई। गोपीनाथ कविराज तो बड़ी विभूति हैं हमारे समय के, पांडित्य जगत के, दर्शन जगत के, तंत्र के। तो उन्होंने पूछा गोपीनाथ कविराज ने मथुरा प्रसाद दीक्षित से कि आपने ऐसा क्यों लिख दिया, आपको क्यों लग रहा है कि असहयोग आंदोलन की वजह से देश स्वतंत्र हो जाएगा, और आपने तो उसको स्वतंत्र दिखा ही दिया। तो मथुरा प्रसाद दीक्षित ने कहा कि मुझे लग रहा है कि जिस तरह से गांधी जी सत्याग्रह कर रहे हैं उसका जबरदस्त असर भारत के मानस पर हो रहा है, तो इसका इतना दबाव बनेगा कि जाना पड़ेगा। कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही। गोपीनाथ कविराज ने तारीफ की कि अच्छा है, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। तो बात आई गई हो गई। 1946 में इतना जोर पकड़ा भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेजों के खिलाफ जो पूरा देश में विरोध है, कि देवीलाल जी को लगा कि मुझे फिर दोष दिया जाएगा कि ये किताब जो स्वतंत्रता संग्राम पर लिखी गई थी आपने इसको जब्त करके रखा है। तो उन्होंने बुला करके मथुरा प्रसाद दीक्षित को किताब लौटा दी कि अब चाहो तो छपवा लो, अब कर भी क्या लेंगे अंग्रेज, लग रहा है कि अब तो जाना ही पड़ेगा। तो अब मथुरा प्रसाद दीक्षित उसको लिए फिर रहे कोई छाप दे, लेकिन अब उस समय कोई छापने को तैयार नहीं उसको हुआ। तो 1947 में आजादी के बाद ही वो किताब छपी। उसमें सारा किस्सा बयां किया गया है। प्रामाणिक इसलिए कि खुद देवीलाल जी ने भूमिका में ये लिखा है। तो देवीलाल जी से उन्होंने भूमिका लिखवाई कि अब आपने जब्त की थी ये सब आप लिखो, आप अपना जो कुछ कच्चा चिट्ठा इसका है। तो जो भूमिका 1947 में जो भारत विजय का संस्करण छपा उसमें हिंदी में देवीलाल जी ने भूमिका में ये सारा किस्सा लिखा, जितना मैंने बताया कि किस तरह से वो किताब जो है इस तरह से 20 नहीं हुए जी, 10 साल 12 साल उनकी कस्टडी में रही। और उन्होंने लिखा कि अब मुझे अच्छा लग रहा है कि किताब छप रही है, आजादी के बाद छप रही है, ये तो और भी अच्छा है। कुछ इस तरह का उन्होंने इसमें लिखा है। ये अपने ढंग का बहुत ही अनोखा नाटक है। ये भी इस तरह का कोई नाटक संस्कृत में इसके पहले नहीं लिखा गया और इसके बाद भी नहीं लिखा गया, क्योंकि सारे नाटक के जो नाट्यशास्त्र के भरत मुनि के विधान हैं उनसे अलग हट करके, और इसमें तो अलग अलग झलकियां हैं पूरे देश में जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में हो रहा है। 19वीं और 20वीं में ही नहीं, 16वीं 17वीं से जो चला आ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, किस तरह से वो बनिए की तरह से अपने लिए व्यापार के लिए कुछ सुविधाएं मांगते हैं मुगल बादशाह से, किस तरह से पैर फैलाते हैं, इसके दृश्य हैं। फिर सिराजुद्दौला उसको धोखा दिया किस तरह से मीर जाफर ने, इसके दृश्य हैं। वारेन हास्टिंग्स इसमें आता है पात्र बनकर के, नंद कुमार का अदालत में बयान, उसको फांसी दिया जाना, इसके भी कुछ दृश्य हैं। और आगे इस तरह से कहानी अलग अलग दृश्यों में बढ़ती है। एक अंक में कई कुछ इस तरह के दृश्य हैं उनको दिखाते हुए, और पूरा एक अंक तो 1857 का जो गदर स्वतंत्रता संग्राम है उस पर है। मंगल पांडे आदि जो लड़ाई कर रहे हैं उनको लेकर के है। फिर तिलक आते हैं और फिर गांधी भी अवतरित होते हैं। बीच बीच में भारत माता एक पात्र के रूप में आती है जो कि बेड़ियों में जकड़ी हुई है, और भारत माता के साथ उनकी सखी है जो कि कश्मीर की हिमाचली बोली में बोल रही है। वो जो एक संस्कृत नाटक में एक परंपरा थी कि स्त्रियों के संवाद जो है वो देशज भाषा में होंगे, तो उसके हिसाब से उन्होंने जो बोली हिमाचली थी उसमें भारत माता की सखी के संवाद रखे, और वो सखी बताती है कि अंग्रेज बहुत ही धोखेबाज हैं, इनसे सावधान रहो, ये तो तुम्हें कितना सता रहे हैं। बीच बीच में अंग्रेज साहब आकर के वो भारत माता को कोड़े से मारता है, सुभाष चंद्र बोस आकर के उस पर झपटते हैं। ये सारे दृश्य इसमें इस तरह के हैं। और एक अद्भुत परिकल्पना संस्कृत में इस तरह के नाटक की भट्ट मथुरा प्रसाद दीक्षित ने की कि किस तरह का माहौल उस समय था। और 1937 में संस्कृत का एक रचनाकार ये सारी परिकल्पनाएं नाटक के रूप में हमारे सामने रख रहा है। तो ये भारत विजय के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने दी, और ज्यादा मैं समझता हूं कि समय नहीं है। एक और
काव्य थोड़े से संकोच के साथ में उसकी चर्चा समय है, करना। आप थोड़ा समय ले सकते हैं। हाँ ठीक है, काफी कुछ बातें मैंने कह दी और कुछ तो छूट ही जाना चाहिए, बाकी विचार आगे होता रहेगा। लेकिन इसका मुझे प्रलोभन थोड़ा इसकी चर्चा करने का इसलिए भी है कि हिंदी के लोग इसमें हैं, हिंदी के प्राध्यापक भी कदाचित और लोग होंगे। तो मतवाला एक हिंदी की पत्रिका थी, बहुत ही इतिहास है उस पत्रिका का, आप सभी लोग जानते ही होंगे, और निराला जी भी उसके संपादक रहे हैं जहां तक मुझे जानकारी है। पांडे बेचन शर्मा उग्र उसके संपादक थे, जो कि अद्वितीय विभूति हैं हमारे समय की। उग्र जी का क्या कहना है। तो जैसा मैंने बताया कि हिंदी के अखबारों में, हिंदी की पत्रिकाओं में कभी कभी संस्कृत के काव्य, संस्कृत के लेख छपा करते थे। तो इस काव्य के बारे में पता नहीं था लोगों को। 1980 के बाद अचानक, और हिंदी में तो किसी का ध्यान नहीं था कि मतवाला में काव्य छपा है। तो हमारे एक गुरुतुल्य गुरु थे हमारे, भास्कराचार्य त्रिपाठी, वो भोपाल के साहित्य अकादमी के दफ्तर में मतवाला के कुछ अंक पढ़े थे। वो पलट के देख रहे थे तो उनको संस्कृत में छपा हुआ है काव्य मतवाला के तीसरे वर्ष के 27वें अंक में 1926 में जो छपा है, उसमें काव्य उनको मिला। ये लंडन स्तोत्रम काव्य है, और नरोत्तम शास्त्री गांगे इसके लेखक, इसके रचयिता हैं, कवि हैं। नरोत्तम शास्त्री गांगे विष्णुकांत शास्त्री के पिताजी थे। और दुर्भाग्य से विष्णुकांत शास्त्री से भेंट तो होती रहती थी, लेकिन जब जब मिले तो मैं भूल गया उनसे पूछना कि आपके पास कुछ और सामग्री है क्या अपने पिताजी की। उन्होंने काफी कुछ लिखा है संस्कृत में। मुझे संस्कृत चंद्रिका में उनके लेख मिले, नरोत्तम शास्त्री गांगे के, और वो अपने ढंग के बड़े अनोखे पंडित थे। अब लंडन स्तोत्रम उन्होंने लिखा, संस्कृत में लिखा, हिंदी में नहीं लिख सकते थे, और उग्र जी ने छापा। वो समझ गया कि हिंदी में इसको नहीं लिखा जा सकता, इस तरह का काव्य। और उसकी शीर्षक से तो आप समझ ही सकते हैं कि लंदन का स्तोत्र है। लेकिन जैसी जैसी उग्र जी की रुचि थी, और जैसा शायद पंडित नरोत्तम शास्त्री गांगे का कुछ कवि स्वभाव था, ये पूरा काव्य श्लेष में लिखा गया। और लंदन की स्तुति है, व्याज स्तुति है, मतलब लंदन का ध्वंस है। स्तुति करने के बहाने उसका डिकंस्ट्रक्ट किया गया है, उसकी निंदा की गई है। लंदन की निंदा नहीं, अंग्रेजों की है एक तरह से, क्योंकि लंदन का तो किताब में फिर नाम, काव्य में फिर नाम आता ही नहीं है, अंग्रेजों के बारे में आता है। पूरा काव्य अंग्रेजों के बारे में है। लंदन शीर्षक उन्होंने इसलिए लिखा कि वो श्लेष पूरे में बनाते हैं, और श्लेष चूंकि बनाया इसलिए कोई समझ नहीं पाया कि क्या कह रहे हैं। आप उसका ना निकाल दीजिए तो जो शब्द बनता है बहुत ही अश्लील, जो हमारा ऑर्गन है पुरुष का, उसका बोधक हो जाता है। अब सारे श्लोक जो इसके हैं, मेरे ख्याल में 60 श्लोक हैं, वो दोनों का वर्णन एक साथ करते हैं। अब उसमें उग्र जी जो चाह रहे थे कि लोग ये अर्थ इसका समझें, जो पाठक हैं, जो हिंदी के पाठक भी हैं, संस्कृत समझ सकते हैं, तो उसमें कैसे श्लेष बना रहे हैं। वो आप एक तो पूरा काव्य व्यंग्य का है कि संस्कृत के स्तोत्रों में जिस तरह से विनियोग और देवता और ऋषि होता है, उस तरह से उन्होंने शुरू में उसका विनियोग देवता और ऋषि लिखा। ओम अस्य श्री लंडन स्तोत्र महामंत्रस्य गांगेय ऋषि अनुष्टुप छंद श्री लंडनो देवता विदग्ध साधक पारतंत्र्यम बीजम उत्तेजना शक्ति साम्य विचार कीलकम कूटनीति ज्ञान पूर्वकम अर्थ संपादने विनियोग। अब इससे आप समझ लीजिए कि दोनों बातों में वो कह रहे हैं, आप रति अभिसार स्त्री पुरुष का, उसमें सारे अर्थ लग रहे हैं, लेकिन ये विदग्ध साधक, पारतंत्र बीज, उत्तेजना शक्ति, साम्य विचार, कीलक होना, कूटनीति ज्ञान होना, ये सब तो सीधे सीधे राजनीति के संकेत हैं ही। उसके बाद काव्य शुरू होता है। तो अश्लील, उसमें इस पर विवाद हो गया था, मैंने इस पर लेख छापा, लेख भेज दिया था समकालीन भारतीय साहित्य में। तो बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, वो प्रबुद्ध हैं, संस्कृत के बड़े स्कॉलर हैं, पंड्या साहब। तो उन्होंने लिखा कि ये तो अश्लील है बहुत, और इस तरह का कैसे, राधा वल्लभ जी ने कैसे इस पर ये लेख लिख दिया है।
और मैंने फिर उसका जवाब दिया कि हमारे आचार्य खुद बताते हैं कि श्लेष में अगर होता है अश्लील दोष तो दोष नहीं माना जाता, क्योंकि आप दूसरा अर्थ निकाल करके उसका परिहार कर रहे हैं। वो कह सकते हैं कि मेरा आशय उससे है, मेरा आशय अंग्रेजों के ध्वंस से है, मैं वो नहीं बताना चाह रहा हूँ। था ही, बात ही वही थी, नहीं तो वो क्यों लिख रहे हैं, उनका मतलब नहीं था। वो जो अश्लील अर्थ निकल रहा है उसको बताने में आशय ही नहीं है, न तो उग्र जी का जो छाप रहे हैं और न नरोत्तम शास्त्री गांगे का। तो जिस अभिप्राय से, जिस मोटिव से वो काव्य लिखा जा रहा है उसको ध्यान में रख करके उस काव्य का पाठ करना चाहिए। बाद में तो मतवाला बंद कर ही देना पड़ा उनको। उन्नताय सुरक्ताय बलिने छलिने भृशम अबलानाम खंडनाय लंडनाय नमो नमः। सारे आप देखिए कितनी खूबसूरती से विशेषण लग रहे हैं। उन्नत है, सुरक्त है, बली है, छली है। अबला नाम खंडना ये संस्कृत में ही हो सकता है, क्योंकि अबला का भी षष्ठी में वही बनेगा और अबल का भी षष्ठी में वही बनेगा। तो निर्बलों को सताने वाला और अबलाओं को खंडित करने वाला, दोनों अर्थ निकल जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। अनेक देश जनता गर्व गंजन कारिणे, ये तो सीधे सीधे अंग्रेजों पर ही कटाक्ष है। कितने कितने देशों की जनताओं को जो लूटता है, धनापहारिणे, कितना धन का अपहरण करता है, ऐसे तुभ्यम लंडनाय नमो नमः। इसके साथ ये पूरा काव्य भी इसी स्तर पर चलता है। इस तरह के काव्य संस्कृत में लिखे जा रहे थे। और अंत में शायद मुझे अब समापन की तरफ बढ़ना चाहिए। तो एक और कवि, जैसा आशुतोष जी ने कहा कि अब पीड़ा हमारी यह है कि नष्ट कितना हो गया, तो एक कवि हुए, अब उनका साहित्य कहीं नहीं मिल रहा है, हरिदत्त पालीवाल निर्भय। वो भगत सिंह के साथ थे, क्रांतिकारियों के साथ थे। बहुत बड़े पारंपरिक पंडित के बेटे वो थे, पंडित लक्ष्मी शंकर पालीवाल, जो कि संस्कृत के बहुत बड़े पंडित थे। और इन्होंने भी संस्कृत पारंपरिक रूप से पढ़ी, संस्कृत में कविताएं लिखते थे, लेकिन कुछ कम्युनिस्ट हो गए थे, साम्यवादी हो गए थे, वो क्रांतिकारियों के साथ थे। तो जेल इनको बहुत जाना पड़ा, जैसा इनकी जीवनी में आता है। कई कई साल जेल में रहे और स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था। जेल में कविताएं लिखते रहे और जेल में कविताएं, इन्होंने महाकाव्य लिखे, रावणायनम महाकाव्य लिखा है, बड़े बड़े काव्य 2-3 हैं। और शंखनाद इनका कविता संग्रह है, उसमें सारी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए गीत हैं। लेकिन वो सब नष्ट हो गया। छपाया था इन्होंने, वो भी नष्ट हो गया। ये दुर्भाग्य रहा। अब हमने पता किया बहुत, ये जिला फर्रुखाबाद कायमगंज में उपमन्यु भवन इनका घर था। उसके पते से अमृतलता जो सातवालेकर निकालते थे, उसमें इनके लेख छपते थे। वो लेख देख करके मुझे लगा कि ये तो बहुत अलग तरह के आदमी हैं। ये रूस गए थे तो उसका यात्रा वृत्तांत संस्कृत में लिख रहे हैं। रूस में क्रांति कैसे हुई इस पर संस्कृत में लिख रहे हैं। और रूस देश की कहानियों का अनुवाद संस्कृत में कर रहे हैं। ये सब हरिदत्त पालीवाल के जो छुटपुट लेख हैं, उनसे लग रहा है कि ये सब इन्होंने लिख चुके हैं अभी तक। तो हमने उस पते पर फिर संपर्क किया और इनका दुर्भाग्य से निधन हो चुका था। लेकिन उनके जो बेटे कोई मिले, उन्होंने कहा कि कोई आए थे, वो उठा करके ले गए कि मैं छपवा दूंगा, और ये तो अब तो हमें तो पता नहीं वो कहाँ है। रोने होने लग गए। हमें क्या पता था कि हमारे पिताजी इतने बड़े साहित्यकार हैं और वो इतना सब लिख गए हैं, वो उसमें बहुत काम का भी है, लोग पूछते हुए आएंगे, हमें तो कुछ पता नहीं था। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ। उनकी पोथियां बहा दी गई, नष्ट कर दी गई, उन्होंने क्या लिखा था, ये सब हुआ। तो ये हरिदत्त पालीवाल की रचनाएं जब्त कर ली गई, जो जेल में उन्होंने लिखी। जो कुछ बची बाहर आने पर वो कुछ आई भी तो अब नहीं मिल रही हैं। कुछ जो पत्रिकाओं में है उनका वो थोड़ा बहुत हमारे सामने है। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि क्या वो लिख रहे थे। 1942 के आंदोलन के समय क्या लिख रहे थे। गांधी जी की तो उन्होंने बहुत निंदा की कि ऐसे होता है क्या, ऐसे क्या आजाद हो जाएगा देश, और ऐसे अहिंसा के पाठ पढ़ाने से क्या देश आजाद होगा। वो विचार उनका अंत तक बना रहा। और आजादी के बाद भी उन्होंने बड़ी तेज कविता लिखी थी कि ये कोई आजादी है, ये आजादी नहीं है। तो ये संस्कृत में उन्होंने लिखा है। ये कविताएं कुछ मिलती हैं, छिटपुट कविताएं उनकी। और जो अकाल था बंगाल का, उस समय इन्होंने गीत लिखा था, ये मिलता है। एकम तन्मृत नग्नांगम निष्प्रच्छद मात प्रशीतम यूरोप गृध्राणामेक कवल महारक्तच्च दिग्धम एकम प्रेत वनम तत्।
यत्र न कश्चित् शोकालापि एको भ्राम्यन्नात्मा यस्य न गेह कोऽपि क्वापि। अलग तरह का गीत है, बंद है संस्कृत में भिन्न प्रकार का। और सारा देश नंगा भूखा, सर्दी गर्मी, आतप वर्षा शीतकाल में नंगा खड़ा हुआ, यूरोप के गीत उसको नोच नोच करके खा रहे हैं, उस खून रिस रहा है उसकी काया से। तो यूरोप ग्रद्राणाम एक कवलम आहा रक्तच्युति तिग्धम एकम प्रेत वनम तत्। श्मशान बन चुका है सारा देश। एको भ्राम्यन आत्मा यस्य न गेह, एक भटकती ही आत्मा की तरह मेरा सारा देश, जिसका घर छीन लिया गया है, उससे उसका घर नहीं बचा है। ये लिख रहे हैं हरिदत्त पालीवाल, निर्भय उनका उपनाम था। तो जितना लेखन उससे मिलता है वो सुभाष चंद्र बोस के लिए उन्होंने काफी लिखा। और वो जो क्रांति के गीत थे, उस तरह के क्रांति गीत उन्होंने लिखे हैं, वो मिलते हैं। अटल क्रांतेर गायत गीतम प्रलय तांडवम मंडयत शांतम गगनम विक्षोभयत विशदाम हृदयम कंपयत। अटल क्रांति के गीत गाओ, प्रलय का तांडव रचाओ, शांत गगन को झकझोर दो, शत्रु के हृदय को कपा दो, स्वतंत्रता सम्मद मत्ता बलिवेदी वर्तमान ध्वन्यारे। बहुत सारे नए फेजेस आ रहे हैं संस्कृत कविता में। आप देखिए कि स्वतंत्रता के मद में मतवाले तुम लोग, बलिवेदी के रास्ते पर चलने वाले राही तुम लोग, शहीद लोग। कथम न वो विभियाद भोरी जना शीर्षा धृत मृति शीर्षण्या रे। तुमसे दुश्मन क्यों नहीं डरेगा, तुमने तो सिर पर मृति शीर्षण्य बांध रखा है। ये उन्होंने कफन के लिए संस्कृत बनाया, क्योंकि संस्कृत में तो कफन के लिए शब्द वैसे नहीं है। तो मृति शीर्षण्य, मौत पर जो, मौत के लिए जो सिर पर बांधा जाता है कपड़ा, ऐसा तुमने तो कफन बांध करके तुम निकल पड़े हो, तो क्यों नहीं तुम्हारा शत्रु तुमसे डरेगा। अद्य निराशायाम आशाया पुनरपि कुरुत संचारम बंदिनो भंक्त कारागारम। इस निराशा के अंधेरे में आशा की किरण फिर से जलाओ, बंदियों कारागार की दीवारें तोड़ दो। ऐसे बहुत सारे गीत हैं। जब सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था दिल्ली चलो, तो ये शायद गीत उस समय उन्होंने लिखा होगा संस्कृत में। यद्यस्ति जीवितव्यम क्राम्याम देहलीम तत्, यद्यस्ति वर्तितव्यम क्राम्याम देहलीम तत्, यद्यस्ति कर्म कार्यम क्राम्याम देहलीम तत्, यद्यस्ति लभ्यमन्नम क्राम्याम देहलीम तत्। तो जिंदा रहना है तो दिल्ली चल करके दिल्ली को हम रोंदेंगे, कुछ करना है, आगे बढ़ना है तो दिल्ली चलकर दिल्ली को रोंद देंगे हम। विदेशी शासन के लिए है। तो ये सारे, तो ये देवभाषा संकलन उनका है, उसमें ये कविताएं थी। और अमृतलता में कुछ लेख उनके परिचितों के छपे हैं, उसमें ये कविताएं उद्धृत हैं। तो उससे लगता है कि ये साहित्य तो इनका था। उसमें से काफी काल कबलित हुआ, कुछ जब्त हुआ, और जो रह भी गया था तो बाद की पीढ़ियों ने उसको नहीं रखा। तो इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि मुझे यहाँ समाप्त करना चाहिए। और जितना जो कुछ मेरे पास था उसमें से जितना मैं प्रस्तुत कर सकता था, मैंने यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आपने मुझे समय दिया और धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुना, इसके लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।